नमस्कार और गुड मॉर्निंग सबको, मेरे दर्शकों को। और दर्शकों, आज संडे है तो हमने सोचा कि आज कुछ थोड़ा स्टेटहुड को लेकर, जिस तरह से चर्चा में है, कांग्रेस जो है पहले कश्मीर में उन्होंने प्रदर्शन किया स्टेटहुड को लेकर, फिर जम्मू में और फिर चले गए दिल्ली में। इसी दौरान बहुत सारे लोगों के बयान आए, चाहे अब उमर साहब की बात करें, उमर साहब ने कहा है कि कांग्रेस के हम गठबंधन के थे, हमारे साथ बातचीत करते हो हम भी शामिल होते। इसी तरह से गुलाम नबी आजाद का अहम जो है बयान आया है कि सड़कों पे उतरकर स्टेटहुड नहीं, बातचीत के माध्यम से ही ये मसला हल हो सकता है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरा नेता, ये बात जो मर्जी हो, इनका जवाब इनके पास होता है और ये XMLC हैं और बड़े कद्दार नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो गुलाम नबी आजाद का जो बयान है इसको किस तरह से कहते हैं कि आपने प्रदर्शन नहीं करना, बातचीत करना। बातचीत किससे करेंगे? पहले तो स्वागत है, फिर इसके ऊपर क्या कहेंगे? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इशू बड़ा अहम है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड चाहिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, रहेगा। इस ताज के दो टुकड़े कर दिए गए, लद्दाख को अलग किया गया 5 अगस्त 2019 को। वो बदकिस्मत फैसला जो है वो हिस्ट्री में काले दिन से मंसूब किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जिस दिन ये स्टेटहुड को यूटी बनाया गया था, उसी दिन पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम जल्दी ही स्टेटहुड को बहाल करेंगे। वो जल्दी कब आए? अब तो तब से इतना लंबा सा हो गया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री निकले तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे। डिलिमिटेशन, सही बात। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। हालांकि डिलिमिटेशन करने के लिए सेंसस का होना जरूरी था। बिल्कुल। तो सेंसस हुए नहीं थे 2011 के बाद। जी जी। तो मगर जिसकी लाठी उसकी भैंस, करा लिया। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव कराए। हाँ। तो अच्छी बात है। उस दौरान भी उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है वो अब असेंबली चुनाव के बाद कराएंगे। जी बिल्कुल। शायद बीजेपी ये सोच रही थी कि बस अब असेंबली के चुनाव कराएंगे तो लोग इस बात के ऊपर मोहर लगाएंगे कि 370 और स्टेट को तोड़ना जो है वो जायज़ था। जी जी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस पर अपना फतवा दिया असेंबली के चुनाव में। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के लोगों ने असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी। जी बिल्कुल। अब अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो वही लोग हुकूमत बनाते हैं जिनके पास मेजॉरिटी है। और अगर दिल्ली में हुकूमत बीजेपी कर रही है तो मेजॉरिटी के बुनियाद पे कर रही है। हालांकि 2024 के जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है वहाँ बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, नहीं मिली। इन लोगों को उन हुकूमतों का सहारा लेना पड़ा जिनको वो पसंद नहीं करते, चाहे वो आंध्रा का हो चाहे वो बिहार का हो। बिहार का नीतीश। बहरहाल वक़्त आता है ऐसा। आज मैं ये जो सवाल आपने किया कि कांग्रेस ने यहाँ से प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर प्रोटेस्ट से बात बनती नहीं है। जी बिल्कुल। हुकूमत इलेक्टेड है दिल्ली में, हुकूमत इलेक्टेड है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। तो आज़ाद साहब का कहना है कि मैं उसके साथ इत्फाक करता हूँ कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर, सड़कों के ऊपर नहीं आना चाहिए, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है अगर कोई बात नहीं माने। हम इस बात पे भरोसा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपना वादा निभाएंगे जो उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर लोगों के साथ किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है। भले ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको मैंडेट हुकूमत करने का नहीं दिया, लेकिन जम्मू के अंदर अच्छी खासी उनकी तादाद है। तो कोई भी पार्टी जो है वो 100% वोट तो नहीं ले पाती है। ये तजर्बा है सियासत का। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद साहब ठीक कहते हैं, लेकिन मैं आज़ाद साहब को ही सवाल करूँगा कि जो वो मान नहीं रहे तो सवाल किसके साथ किया जाए, किसके साथ बातचीत की जाए। सही बात है। दूसरा मसला है। लेकिन मैं भी ये कन्विंस्ड हूँ कि इसको अगर लोग को कहेंगे सड़कों के ऊपर आओ, नारे लगाओ, उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जी। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपील करूँगा कि आप बगैर किसी वक़्त को गवाए लोगों की आवाज़ को सुन के, उसको पहचान के
ये जो 300 ये क्या नाम है स्टेट हुड है उसको रिस्टोर किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीद है उस पर वो पूरा उतरे। और जैसा से शेख साहब खड़गे जो प्रधान अध्यक्ष हैं उनके बीजेपी कांग्रेस के, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था प्रधानमंत्री मोदी को कि इस सत्र में, पार्लियामेंट सत्र में जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री सत्र से पहले ही यात्रा पे निकल गए, हालांकि सत्र में होना चाहिए उनको मौजूद, मालदीव की यात्रा, ब्रिटिश जहाँ पे इंग्लैंड चले गए। तो आपको नहीं लगता है कि ये तो इतने सीरियस नहीं है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के लिए, कि जिस तरह से आनाकानी कर रहे हैं, उचित समय आएगा, उचित समय, अब समझ नहीं आ रही कब उचित समय कब आएगा? देखिए, इस संदर्भ में ये कहूँगा, हमको है उनसे मोहब्बत की उम्मीद जो नहीं जानते मोहब्बत क्या है। जी बिल्कुल। पत्र उसको लिखा जाता है जिसको पढ़ना आए, जो पढ़ ले। प्राइम मिनिस्टर को पत्र से क्या लेना है? प्राइम मिनिस्टर को नॉन सीरियसनेस जो है, पार्लियामेंट चल रही है, वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। लेकिन अब दूसरे मुल्कों में जाने का फायदा तब होता है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो काम आती है। वो भी काम नहीं आई, कोई काम नहीं आई। इधर ट्रंप ने एक बात कही, इधर पाकिस्तान के जनरल को वहां जाके वो जो फील्ड मार्शल है वो कर रहे हैं, वो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधा कहूंगा कि हमारी जो फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी है वो नाकाम हो गई है। जी। फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी नाकाम इसलिए हो गई है कि हम घेरे में आ गए। अगर आम आदमी इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू जी जब पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको मजबूती से चलाया था। जी बिल्कुल। उसने पूरे वर्ल्ड में देखा था कि किस तरह का माहौल बना है, उसके साथ चल के जो उस वक्त के टॉप के लीडर से उनका साथ लेके पॉलिसी बनाई थी। बिल्कुल। आज मुझे लगता है 2014 के बाद हमारी पॉलिसी के अंदर जो तब्दीली आई है वो कंफ्यूज्ड है। अब मैं इसको ये तो पॉलिसी मेकर्स ने देखना है कि क्या है क्या नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हम फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी को डिस्कस ना करें। लेकिन मैं ये बताता चाहता हूँ कि आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो समझता है कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ ठीक हैं। जी जी। बशीर साहब, एक सवाल और भी है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि मैं 15 जिलों में घूम के आया हूँ। तो जिस तरह से दावे बीजेपी कहती है कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे, कहता कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, और नौजवान जो है पढ़े लिखे जो एक बहुत ही मायूस हैं, रोजगार है नहीं। तो ये किस तरह का ये शासन चला रहे हैं, जिस तरह से उनका कहना है कि केंद्र सरकार के हमें जम्मू के कश्मीर में डेवलपमेंट की कोई प्रोजेक्ट हो। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो खित्ता है ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ है, लंबा बॉर्डर है हमारे साथ, पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं। बीजेपी वालों ने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बड़ा जो फैसला किया कि यहाँ की जो पोस्टें थी उनको फ्रीज कर दिया, और ये भी पता चला कि 2030 तक उनको फ्रीज कर दिया। जब हमने हुकूमत के अंदर आ गए, हमारे लिए हुकूमत कोई नई बात नहीं है, आनी जानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने देखा कि स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, फील्ड स्टाफ नहीं है, तो लोग परेशान हैं। और आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में कश्मीर के अस्पताल में भी डॉक्टरों को मार पड़ी और जम्मू के अंदर भी मार पड़ी। क्योंकि जो लोग जब जाते हैं उनको जब अटेंड नहीं करते हैं या उसमें जो गैप आता है तो ये हालात होते हैं। ये हालात इस बात की अक्कासी करते हैं कि कन्फ्यूजन है। कोशिश की जा रही है, हमारी जो ही नई गवर्नमेंट बनी उन्होंने हेल्थ डॉक्टरों की पोस्टें एडवर्टाइज की, टीचरों की पोस्टें एडवर्टाइज की। बीजेपी दावा कर रही है कि हमने नया इंडिया बनाया है, ये जो 10-11 साल है। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर वही जम्मू कश्मीर है जो 2014 से पहले था और आज भी है। कुछ चीजें जो चल रही हैं वो रूटीन का हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो चलती रहेंगी हर जमाने में, कोई आए कोई जाए वो चलती रहेंगी। सड़कें भी बनती हैं, पुल भी बनते हैं, लेकिन
वो बुनियादी चीजें जिनकी जरूरत है वो ये है कि जो आज बच्चा स्कूल में जाता है, क्या उसको टीचर है? अगर वो टीचर नहीं है तो उसका जो साल जाया जाता है उसका नुकसान वो सारी उम्र भर भुगतता है। अगर एक बंदा अस्पताल जाता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता है या कोई गुजर जाता है बगैर इलाज के, तो वो जो रिएक्शन था उस बच्ची का, जिसके बच्ची के ऊपर पर्चा भी लगा, तो मैं समझता हूँ कि मैं डॉक्टरों को भी अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके अटेंडेंस के ऊपर ज्यादा मत रख लिए। अटेंडेंस इस वक्त कोई मर जाता है तो वो उस वक्त उनकी कैफियत कुछ और होती है, नेचुरल रिएक्शन होता है। डॉक्टर्स हैं, उनको पेशेंस से काम करना है। तो मैं समझता हूं कि मैं पेशेंस। चलो, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और भी बड़ा करने के पिछले दिनों जो है ना, एक जिस तरह से पुलिस जो है अपने मनमानी तरीके से, हमने पिछले दिनों देखा 13 जुलाई को जो एक वाकया हुआ था कश्मीर में, तो धक्का मुक्की कर दी। वो भी चुने हुए जो है मुख्यमंत्री उमर साहब के, उसको जाने नहीं दिया। जो रूटीन 1930 से चलता आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें कौन सी आफत है नहीं, उनको नजरबंद कर दिया सबको, और उसको निकलने, जब उमर साहब निकले तो पुलिस जो है अपनी मनमानी से धक्केबाजी की। दूसरा उदाहरण जो पिछले दिनों एक 15 साल का बच्चा, इस वजह से उसको गोली मार दी, अजय नई शादी हुई थी शायद, तो उनको गोली मार दी कि ये पे ये ड्रग बेचता है। और भाई यार, अगर पुलिस चाहे तो उसको अरेस्ट कर सकती। ये कौन होते हैं? ये कोई जज थोड़ी है पुलिस के वहां पे फैसला कर लिया ये ड्रग बेचता। पुलिस को न्यायालय में जाना चाहिए। तो ये इस वाक्य पर क्या कहेंगे, जिस तरह से पुलिस अपनी मनमाने तरीके से काम कर रही है? दोनों वाक़ात का जो जिक्र आपने किया, बड़े खतरनाक वाक़ात हुए हैं। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को एक जगह से रोका गया, अगर वहाँ कोई ऐसा ऑर्डर भी किया गया था, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर जा रहा था, एक आम शहरी नहीं जा रहे थे। बिल्कुल। उनको उनके साथ ये बिहेव नहीं करना चाहिए। यहाँ से बीजेपी और बीजेपी के ज़माने का ये जो हमारा एलजी है, उसको देखना चाहिए कि भाई उसकी जहनियत क्या है, जी बिल्कुल, और पुलिस वालों को क्या ऑर्डर्स हैं। और वो चीफ मिनिस्टर को बाज़ाब्ता मैन हैंडलिंग किया गया, शर्म आनी चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरा वाक़ा जो आपने किया, मैं आज भी सुबह वहाँ गया था, कल भी गया था, उसकी तह तक जाने की कोशिश की गई है, और पता लगा मुझे कि ये जो फैमिली है, जिस फैमिली का ये नौजवान है, जिसकी 1.5-2 महीने पहले शादी हुई थी, ये एक अखाड़ा चलाते हैं, कुश्तियाँ कराते हैं, और वहाँ उनकी मूवमेंट है एंटी ड्रग मूवमेंट। नौजवानों को कहते हैं कि आओ फील्ड में हम कुश्तियाँ करें, बॉडी बनाएं। ये लड़का भी उसमें शामिल था और उसके भाई भी शामिल हैं, ताकि ड्रग्स की तरफ लोग ना जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बदकिस्मती यह है कि वो जो वाक़ा हुआ है वो सिविल में पुलिस थी, सिविल में पुलिस ने गोली चलाई, बंदा पकड़ा जा सकता था। अगर कोई भी मुजरिम को आप मार्शल लॉ मत चलाएं, ये ज़ियाउल हक का कानून नहीं यहाँ चलता। बिल्कुल बिल्कुल। ये इंडिया है। इंडिया में जम्मू कश्मीर में दोनों जगहों पे पुलिस ने गलत किया। कश्मीर में 14 जुलाई को गलत किया, और यहाँ जो नौजवान मारा, मैं पुलिस के ऑफिसर से कहूँगा, आप इसी सोसाइटी का हिस्सा हो, आप क्यों नहीं समझते हैं कि एक आदमी को किसने अख्तियार दिया आपको कि आप जाओ उसको शूट करो? और हिस्ट्री ये कहती है कि इसके पीछे कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं इसका, पुलिस के अंदर के भाई इसके खिलाफ कोई पर्चा है। और उसके बाद बड़ी मजे की बात, आप मैंने ये सुना कि पर्चा भी ठोक दिया कि जी ये हो गया, काउंटर हो गया। काउंटर किस चीज का? अच्छा, जब उसके पास हथियार ही नहीं था तो काउंटर किस बात का हुआ? तो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसका सही इलाज ये है, एक तो पुलिस के उनके साथ, फैमिली के साथ कोई नेगोशिएशन हुई है, कोई अनाउंसमेंट वगैरह मैंने सुना आज, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सही फैसला जो होगा, उस पुलिस पर्सनल के खिलाफ जिसने वो गोली चलाई है, 302 का पर्चा देके उसको अरेस्ट किया जाए। जी बिल्कुल। उसका वेपन सीज किया जाए, जिस वेपन से उसने ये फायर किया है। दूसरा, ऊपर तक इन्वेस्टिगेशन की जाए, जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए कि भाई इसके जो जिम्मेदार हैं, इसके ऑर्डर्स किसने दिए हैं। जी बिल्कुल। आज खुद ही अगर उसने दिया है, अपने हाथ में ये सारा लिया है, ये इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से नौजवानों ने कुर्बानी दी है, पुलिस का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। पुलिस को खराब करने वाले जो नौजवान हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सजा देनी चाहिए। और एक डिमांड थी उनकी, जो क्या सरकार ने उस डिमांड मान ली है, जो उनके कहते हैं कि इनको कंपनसेट किया जाए, नौकरी दी जाए और जो है जांच करवाई जाए? क्या देखिए, पहली चीज़ है कि हम इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब गए थे, उन्होंने भी कहा कि जो उनकी डिमांड है
کہ بھئی اس کی انکوائری کرے جائے، ہم بھی وہ چاہتے ہیں، کیونکہ پولیس اس وقت ایل جی کے پاس ہے، ایل جی خود کہتے ہیں کہ پولیس میرے پاس ہے، ایل جی کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے باہر جو چیز ہیں چیف منسٹر صاحب وہ جو کرنے والی چیز ہیں وہ کریں گے، لیکن فی الحال فیملی چونکہ اس میں ہے، سوگ میں ہیں، غم میں ہیں، فی الحال ہم ان کو یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ اس پولیس والے کو سزا دیں جس پولیس والے نے یہ کام کیا ہے، اور پولیس کا کردار بھی جو اس کے اوپر آفیسر ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا، بے گناہ کی جان کیوں گئی، وہ شہید ہو گیا لڑکا، پولیس والوں نے بھی مان لیا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، مان لیا ہے، ایس ایس پی نے ان کو کہا ہے کہ بھئی اس سے یہ ہو گیا ہے، وہ غلطی مان لی ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایف آئی آر جب درج کی تو انکاؤنٹر کیسے بنایا، مجھے چونکہ اس پر اعتماد ختم ہو جائے گا لوگوں کا کہ ایف آئی آر لکھنے والے نے فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ وقت پر جا کے دیکھے یہ واقعی انکاؤنٹر تھا یا کوئی اور چیز تھی، کس کے کہنے پہ پرچہ دیا گیا، اب ایف آئی آر لگی ہے، ایف آئی آر کو بھی ختم وہی کرائیں گے، اور جو نیگوسیشن پولیس کر رہی ہے اپنے لیول پہ وہ کریں، گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کریں گے۔ لاسٹ میں جس طرح سے سطر جو ہے مانسون سطر چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سطر میں جموں کشمیر کو کوئی جو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ ملنے والا ہے؟ جس طرح سے بڑی باتیں کہیں 5 اگست کو 370-35 ہٹا تھا اور کہہ رہے 5 اگست کو کچھ بڑا کام نرنے لیا جائے۔ دیکھیں جی ایسا ہے کہ جو اجلاس چل رہا ہے پارلیمنٹ کا، امید کی جا سکتی ہے، پہلے 3-4 دن تو ہنگامے کے حوالے ہو گئے، امید کی جا سکتی ہے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا اپنی زبان پہ قائم رہیں گے اور اس اجلاس میں بل لائیں گے اور جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ دیں گے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ قائم رہے گا، اس کی امید کی جانی چاہیے۔ تھینک یو سر، دھنیہ واد۔ تو یہ تھے شیخ بشیر، ان کا کہنا ہے کہ مانسون سطر چل رہا ہے تو ہم پردھان منتری نریندر بھائی مودی اور امت شاہ سے درخواست کریں گے کہ جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے جلد جو ہے جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ، پورن راجیہ کا درجہ دیں گے، اور یہ سطر چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا نرنے ہو جانا چاہیے۔ تو آگے دیکھتے ہیں سطر میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، نمسکار، تھینک یو۔